डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन विपिन क्लासेस बी एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री का, वो है उपसहसंयोजी यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर से 7 मार्क्स का जो है पेपर में आपके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उपसहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ये पूरा आपका जो चैप्टर है आईयूपीएसी को ही केंद्र में रख के पूरा तैयार किया गया है। तो आज हम लोग यहाँ समझेंगे किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का कैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। हम आपको एक चीज और यहाँ बताना चाहते हैं, जब ये चैप्टर 4 मार्क्स का था यानी 4 नंबर का था, तब आपके यहाँ जो है 4 आपके यौगिक आते थे उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका आपको आईयूपीएसी नामकरण करना होता था। तब प्रश्न आपके जो है 4 आते थे, 4 का करना था और प्रत्येक आपके हाफ मार्क्स के थे। तो इस तरीके से तब आपको जो 4 नंबर का चैप्टर था उसमें आपका ये 2 नंबर के आईयूपीएसी आते थे, 2 नंबर में आपके अदर चीजें थी। अब ये चैप्टर वर्तमान में जो है जब 7 नंबर का हो गया है, तो ये मान के चलिए इससे जो आईयूपीएसी का आपको नामकरण करने के लिए आएगा यौगिक का, वो कम से कम या तो 3 नंबर का होगा या तो 4 नंबर का होगा। तो आप ये समझिए, अगर आपका 7 नंबर का चैप्टर है तो अगर वहां से आप 3 और 4 नंबर गेन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ जो आईयूपीएसी नामकरण करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को हम अपने दिमाग में ध्यान में रखते हैं और उस नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक दिया रहेगा, आप उसका बस मान के चलिए 30 से 40 सेकंड में आप आईयूपीएसी नामकरण कर लेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आईयूपीएसी नामकरण करना है। मान लीजिए कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक दिया होगा तो कैसे उसका नामकरण करेंगे, तो उसके लिए कुछ हम आपको यहाँ पे नियम बताएंगे और हमारा जो है जल्द से जल्द प्रयास रहेगा कि आपको जो है हार्ड कॉपी जो है हमारी ये नोट्स की भी जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराई जाए। तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे नामकरण करना है। तो सर्वप्रथम हम धनायन उसके बाद ऋणायन, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते समय सर्वप्रथम हम धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो सबसे बड़ी यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि कौन धनायन होगा और कौन ऋणायन होगा। तो उसको हम यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझिए कैसे आप यौगिक को कैसे पहचानेंगे, कौन सा हमारा पार्ट धनायन है, कौन सा हमारा ऋणायन है। तो कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक होगा उसमें ये चीज आपका जरूर होगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। और उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर आपका जो है केंद्रीय धातु होगा, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और इससे हमारे जुड़े होंगे लिगेंड, हमारे क्या जुड़े होंगे, लिगेंड जुड़े होंगे। लिगेंड की संख्या 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है, वो तो यौगिक देखकर ही क्लियर होगा। तो जो हमारा ये वाला क्षेत्र होगा, अगर कोई उपसहसंयोजी यौगिक है उसमें जो है आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है, तो उपसहसंयोजी क्षेत्र के ना तो आपके जो है राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा है ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे। कहने का मतलब ना तो यहाँ कुछ लिखा है ना तो यहाँ कुछ लिखा है। इस स्थिति में यौगिक हमारा उदासीन होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जब हमारे उपसहसंयोजी क्षेत्र के ना तो बाएं लिखा है ना तो दाएं लिखा है, इस स्थिति में उपसहसंयोजी यौगिक हमारा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर उपसहसंयोजी क्षेत्र के पहले यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले मतलब कि क्षेत्र के जस्ट पहले आपका कुछ आ जाता है, तो ये वाला पोर्शन हमारा जो है धनायन होगा और शेष जो आपका ये बचता है ये आपका ऋणायन होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी यौगिक अगर देखते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र के पहले कुछ है तो वो हमारा धनायन में जाएगा, और जो हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र है वो हमारा ऋणायन में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे, फिर हम इसका नामकरण करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर इस तरफ एक फार्मूला दूं एग्जाम्पल, तो K4FeCN6 है, K4FeCN6 है। तो अगर हमको इसका आईयूपीएसी नामकरण करना होगा तो सबसे पहले हम पोटेशियम को लिखेंगे, फिर उसके बाद उपसहसंयोजी क्षेत्र को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, उपसहसंयोजी क्षेत्र को हम लिखेंगे। अब आपको हम बताते हैं, बंद कर दी। अब जैसे आपको समझना है, हमने आपको बताया कोई उपसहसंयोजी क्षेत्र है, अगर उसके पहले कुछ आपका लगा है
तो वो आपका धनायन होगा, उपसा संयोजी क्षेत्र पूरा आपका ऋणायन होगा। लेकिन अगर कहीं कहीं आपको इस तरीके के भी यौगिक मिलेंगे, ये होगा आपका उपसा संयोजी क्षेत्र, यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु होगा, इससे आपका लिगेंड जुड़ा होगा, और उसके बाद उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर भी कुछ दिया हो, उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर भी मतलब राइट हैंड साइड कुछ दिया हो, तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये वाला एरिया होगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये आपका धनायन में जाएगा, और जो इसके बाद वाला होगा ये आपका ऋणायन में जाएगा, ये आपका ऋणायन में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे, उपसा संयोजी क्षेत्र का नामकरण करेंगे। यदि कोई आपका यौगिक इस प्रकार का है कि उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर आपका जो है कुछ लिखा है, ठीक, तो आपका होगा यहाँ पे क्या कि उपसा संयोजी क्षेत्र वाला आपका धनायन में जाएगा और इसके बगल वाला आपका ऋणायन में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक यौगिक लिया है, इस यौगिक में जो आपका ये वाला पोर्शन है उपसा संयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये आपका धनायन होगा। पहले हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखने के बाद फिर हम SO4 थ्राइस का नाम लिखेंगे, ये आपका जो है धनायन होगा और ये आपका ऋणायन होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आप जानेंगे कौन धनायन है, कौन ऋणायन है और कौन उदासीन है। हमने आपको बताया कि उपसा संयोजी क्षेत्र हो ना तो इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड हो और ना ही राइट हैंड साइड हो। इस स्थिति में ये आपका यौगिक जो पूरा होगा इसको हम बोलते हैं उदासीन यौगिक, या इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल यौगिक। अब आगे हम समझते हैं, यदि हमारा कोई उपसा संयोजी क्षेत्र है, उसके पहले आपका यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा धनायन और उपसा संयोजी क्षेत्र हो जाएगा आपका ऋणायन। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, ठीक। ये पहचानने का एक आपके पास तरीका है, यदि कोई उपसा संयोजी क्षेत्र है उसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखा है, तो जो आपका उपसा संयोजी क्षेत्र है ये आपका जो है धनायन होगा और ये बाद वाला आपका ऋणायन होगा। तो पहले हम उपसा संयोजी क्षेत्र का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम जो है बाद वाले को नाम लिखेंगे। इस तरीके से हम ये पहचान लेंगे कि किसको हमको पहले लिखना है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है कि उपसा संयोजी क्षेत्र का नामकरण। सबसे आपको दिमाग लगाना है, जो आपको समझना है, असली बात यहाँ से चालू होती है। उपसा संयोजी क्षेत्र का नामकरण, उपसा संयोजी क्षेत्र का नामकरण का मतलब ये है, अब हम आते हैं बड़े से जो है कोष्ठक के अंदर, ये बड़े से कोष्ठक के भीतर आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे लिगेंड दिया है पहले इसको नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम जो है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, चाहे तो वो आयन के रूप में हो, चाहे तो आपका मेटल के रूप में हो, चाहे तो आपका एटम के रूप में हो। उसके बाद केंद्रीय धातु का नामकरण करने के बाद हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो लिखेंगे उसको हम रोमन अंक में लिखेंगे और साथ में यहाँ पे इन ब्रैकेट करेंगे। यदि आपकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आती है तो उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीकरण संख्या कहीं आपकी -1 आती है तो आगे हम माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। तो एक बार बच्चों लोग हम आपको ये बताना चाहेंगे फिर से कि उपसा संयोजी क्षेत्र का नामकरण कैसे करना है। इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है और यहाँ से अपना आपको जो है काफी कंसंट्रेट होना ताकि गलतियां आपसे ना हो। तो जब भी हम उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर आएंगे, नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या को हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपका जो है प्लस या माइनस यहाँ पे कोई चार्ज आता है तो लास्ट में हम रोमन अंक के बाद हम चार्ज को जरूर इंक्लूड करेंगे, चाहे वो माइनस चार्ज हो चाहे वो प्लस चार्ज हो। तो उसके लिए हम लोग जो लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे आयन। क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझाने का यहाँ प्रयास करेंगे। एक हमारे पास यौगिक है K4FeCN6। इस यौगिक का IUPAC नामकरण हमको करना है। तो IUPAC नामकरण करने के लिए हमने आपको बताया कि यदि कोई उपसा संयोजी क्षेत्र के पहले दिया गया है तो वो आपका धनायन होगा। क्या होगा? तो ये वाला आपका धनायन हो जाएगा और उपसा संयोजी क्षेत्र आपका ऋणायन हो जाएगा। फिर हमने कहा था जब भी उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर आएंगे तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु यहाँ पे आयरन है, इसका हम नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु अर्थात आयरन की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बता रहे हैं कैसे क्या करना है। अब
जब आप उसमें आएंगे उपसार संयोजी क्षेत्र में, तो हमने पहले कहा पहले किसको लिखेंगे, पहले आप लिगेंड को लिखेंगे, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, फिर इसकी सेंट्रल मेटल एटम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यदि आपका जो है उपसार संयोजी क्षेत्र पर यानी कि संकुल पर अगर आवेश है तो आयन लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं उपसार संयोजी क्षेत्र में जब लिगेंड का नाम लिखना है तो लिगेंड का नाम कैसे लिखना है ये हमको बहुत सावधानी से समझना होगा। अब आप यहाँ से जो है फुल कंसंट्रेशन बनाइएगा आप लोग, और यहाँ से देखिएगा कैसे किसका क्या नामकरण करना है, क्योंकि यहाँ पे से थोड़ा बदलाव चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है लिगेंड के लिए वो आप समझेंगे, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में क्या आए, IDE आए। ऐसे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में क्या है बेटा, IDE आए, तो IDE के जो E है E को हम हटा देंगे। IDE के किसको हटाएंगे, IDE में जो E है E को हटा के उसके स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे, उसके स्थान पर हम O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, O जोड़ते हैं। वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में IDE आता है, उसमें से IDE का जो लास्ट में E है उसको हटाएंगे और उसके स्थान पर O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, O। कैसे हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ हमारे ऋणात्मक लिगेंड है जिनके नाम के अंत में IDE आ रहा है तो उनको हम समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है Cn-, तो ये है आपका साइनाइड आयन। लेकिन जब हम इसको जो है IUPAC नामकरण करेंगे और साइनाइड लिगेंड के रूप में रहेगा तो हम यहाँ से E को हटाएंगे, और E को जब हटाएंगे तो हम इसके जगह पे जहाँ Cn- होगा ये लिखा जाएगा CYNIDO, साइनाइडो। क्या हो जाएगा, साइनाइडो। उसी प्रकार जो फ्लोराइड है तो फ्लोराइड में अंतिम में क्या देख रहे हैं, E देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो फ्लोराइड ना लिख के ये लिखा जाएगा FLORIDO, फ्लोराइडो। ब्रोमाइड का हो जाएगा BROMIDO, ब्रोमाइडो। आयोडाइड का हो जाएगा IODIDO, आयोडाइडो। और क्लोराइड का हो जाएगा CHLORIDO, क्लोराइडो हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फाइड का SULPHIDO, जहां E है E को हटा के O जोड़ देना, सल्फाइडो। ऑक्साइड का हो जाएगा OXIDO, ऑक्साइडो हो जाएगा। और जो पराक्साइड है इसका हो जाएगा PEROXIDO, पराक्साइडो, पराक्साइडो हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा HYDROXIDO, हाइड्रोक्साइडो। और इसी प्रकार H- जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं इसका हो जाएगा HYDRIDO, हाइड्राइडो। ये बात आपको ध्यान देना है। साइनाइड का साइनाइडो हो जाएगा, फ्लोराइड का फ्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फाइडो हो जाएगा, और ऑक्साइड का ऑक्साइडो हो जाएगा, पराक्साइड का पराक्साइडो हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, और हाइड्राइड का हाइड्राइडो हो जाएगा। ठीक। और अब हम समझते हैं कि अभी तक आपने देखा कि ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में क्या रहा था, IDE, तो वहां से हम क्या हटा रहे थे, E को हटा के O जोड़ रहे थे। अब हमको यहाँ पे देखना है ऐसे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में ATE आए। क्या आए, ATE या ITE आए, या ITE आए, तो उनके नाम के अंत से हम E को हटाएंगे। उनके नाम के अंत से क्या हटाएंगे, E, और E को हटा के क्या जोड़ते हैं, O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, O जोड़ते हैं। जैसे यहाँ हम समझेंगे, जैसे देखिए आपका लिखा CO3-, तो ये जो आपका है CARBONATE, कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट है। और ये आपका जो है कार्बोनेट है, लेकिन हम कार्बोनेट का क्या हटाएंगे, E को हटाएंगे, और E को हटाएंगे जोड़ेंगे O, तो हो जाएगा कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। इसी प्रकार आपका CH3COO-, जो कि आपका एसीटेट है, लेकिन जब हम इसको लिगेंड का नामकरण करेंगे इसको बोलेंगे ACETATO, एसीटेटो। HCOO- को बोलेंगे फार्मेटो, इसको बोलेंगे फार्मेटो। SO4-, ये है सल्फेट। लास्ट में आ रहा ATE, और जब इसका हम लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सल्फेटो।
और C2O4 माइनस माइनस है, ये है आपका ऑक्सलेट, लेकिन जब इसको लिगेंड में लिखेंगे OXYLATO ऑक्सलेटो लिखेंगे। SO3 डबल माइनस, ये है आपका सल्फाइड SULPHITE। हमने ये बोला है कि वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में क्या है बेटा, ITE। तो ITE में से जो है ई को हटाना है, और ई को हटा के क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा SULPHITO सल्फाइटो। क्या हो जाएगा, सल्फाइटो। और ये है हमारा जो है NITRATO नाइट्रेटो। और ये हमारा नाइट्राइट आयन है, तो इसका जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो नाइट्राइटो हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें ITE आ रहा है और ITE को हटाकर क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा नाइट्राइटो। ये है हमारा फास्फेट PHOSPHATE फास्फेट है। जब इसका हम IUPAC में अगर कहीं ये दिया रहेगा तो फास्फेट ना लिख के इसको लिखते हैं हम फास्फेटो करते हैं। क्या करते हैं, फास्फेटो। अब हम आपको बताते हैं उदासीन लिगेंड। अब हम समझेंगे यदि उपसहसंयोजी यौगिक में अगर कहीं उदासीन लिगेंड दिया है तब आप क्या करेंगे। तो जो अगर उदासीन लिगेंड दिया है तो उदासीन लिगेंड अपने सामान्य नाम से ही लिखे जाएंगे। उदासीन लिगेंड जो है अपने सामान्य नाम से लिखे जाते हैं। कुछ हमारे उदासीन लिगेंड हैं, इनको हम यहाँ समझते हैं किसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है NH2CH2 ये है आपका एथिलीन डाइमीन, इसका नाम है एथिलीन डाइमीन। जब भी ये लिखा जाएगा तो एथिलीन डाइमीन ही लिखा जाएगा। और ये जब किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेंगे तो ये इस रूप में नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो है शॉर्ट फॉर्म, इसका एब्रिविएटिव रूप या इसका संक्षिप्त रूप EN होता है। एक और हमारा इसी में उदासीन लिगेंड है C5H5N, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीन। और पिरिडीन जो आपका होगा ये PY, इसका जो है संक्षिप्त रूप होता है। और PS3 हमारा है फास्फीन, PS3 हमारा फास्फीन। और PPS3 इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन। अब जैसे अगर आपका PPS3 जिसको हम बोलेंगे ट्राइफेनिल फास्फीन, और यहाँ पे आपका CH3NH2 है, इसको हम बोलेंगे मेथिलेमीन। और CH3 ट्वाइस NH है, इसको हम बोलेंगे जो है डाइमेथिलेमीन। और CH3 थ्राइस N है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइमेथिलेमीन। तो ये आपके उदासीन लिगेंड है। ये उदासीन लिगेंड आपके इन्हीं नामों से जाने जाएंगे, ये लिगेंड आपके इन्हीं नामों से। इसको हम बोलते हैं मेथिलेमीन, इसको हम बोलते हैं डाइमेथिलेमीन, और इसको हम बोलते हैं ट्राइमेथिलेमीन। ये है आपका जो है एथिलीन डाइमीन, ये है आपका पिरिडीन, ये है आपका फास्फीन, ये है आपका ट्राइफेनिल फास्फीन। तो ये तो आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, और साथ ही आपको जो है हम जो है इसका जो है PDF उपलब्ध कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। उदासीन लिगेंड यदि आपके यौगिक में दिया गया है तो उदासीन लिगेंड अपने सामान्य नाम से लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देना है, यदि आपके कुछ विशेष लिगेंड हैं उदासीन में, वो सामान्य नाम से नहीं लिखे जाएंगे, उनका आपको नाम जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कुछ लिगेंड हैं उदासीन जो विशेष नाम से लिखे जाते हैं। जैसे आपका H2O है, तो H2O को आप जल नहीं लिखेंगे, इसका नाम जब भी आप IUPAC नामकरण करेंगे ये लिखा जाता है एक्वा। जो आपका NH3 है ये है आपका अमोनिया। लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक का जब भी IUPAC नामकरण करेंगे तो हम इसको अमोनिया नहीं, इसको हम एमीन बोलते हैं। इसको हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, एमीन, और इसका नाम एमीन हो जाएगा। जो CO है इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल बोलते हैं। और जो आपका CS है इसको हम थायोकार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोकार्बोनिल। और जो हमारा SO2 है इसको हम सल्फोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ विशेष लिगेंड हैं जो अपने साधारण नाम से नहीं लिखे जा रहे हैं बल्कि विशेष नाम से लिखे जा रहे हैं। जैसे H2O है तो एक्वा, NH3 है तो आपका एमीन, CO है तो कार्बोनिल, CS है तो थायोकार्बोनिल, और SO2 है तो सल्फोनिल। अब हम बात करते हैं धनात्मक लिगेंड। बेटा क्या होगा कि धनात्मक लिगेंड जो है अपने सामान्य नाम से लिखे नहीं जाते हैं। धनात्मक लिगेंड के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, IUM जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, IUM जोड़ते हैं। ये लिगेंड की संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है। जैसे हमारे पास है H2NH3, इस पे चार्ज आ जाएगा तो ये हाइड्रोजीन नहीं, ये हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है
NO प्लस है ये हो जाएगा आपका जो है नाइट्रोनियम हो जाएगा, और जो NO2 प्लस है ये नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। इस तरीके से धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में IUM जोड़ेंगे। इनकी संख्या बहुत सीमित है। विशेषकर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड बहुत अच्छे से अपना जो है तैयार कर लीजिए। किस लिगेंड के नाम के अंत में ATE आता है, किस लिगेंड के नाम के अंत में ITE आता है, किस लिगेंड के नाम में IDE आता है। IDE रहेगा तो E को हटा के O जोड़ देंगे, ITE रहेगा तो E को हटा के O जोड़ देंगे, ATE रहेगा तो E को हटा के O जोड़ देंगे। ये ध्यान में रखना है। और उदासीन लिगेंड अपने सामान्य नाम से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ उदासीन लिगेंड है जो अपने विशेष नाम से लिखे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और धनात्मक लिगेंड है तो उनके नाम के अंत में IUM जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हाइड्रोजीन है तो ये हाइड्रोजीन नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजीन। अब हम बात करते हैं कि जो है, और हाँ एक बात और आपको हम कहेंगे, बात ये कहेंगे यदि आपके लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपका मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ K4FeCN6, K4FeCN6, तो यहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना है कि लिगेंड की संख्या क्या है। यदि लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है, यदि लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है तो जो लिगेंड की संख्या होगी इसको हम पूर्व लग्न एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे जो है लिगेंड के नाम से पहले। कैसे, मान लीजिए ये आपका साइनाइड है, ये साइनाइड नहीं लिखा जाएगा, ये साइनाइडो होगा। क्या होगा? साइनाइडो। लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 6। तो इसको जब भी हम लिखेंगे हेक्सा CYNIDO, हेक्सा साइनाइडो लिखा जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, यदि किसी लिगेंड के जो है संख्या वहां पे अगर 2 होगी तो इसके लिए लिखेंगे हम क्या? डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। यदि लिगेंड की संख्या 3 होगी तो इसके लिए हम ट्राई लिखते हैं। यदि लिगेंड की संख्या 4 होगी तो इसके लिए हम जो शब्द यूज करेंगे पूर्व लग्न के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न, या इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी लिगेंड की। अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेंटा बोलते हैं, और 6 है तो इसको हम हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ कितने लिगेंड थे? 6, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सा बोलेंगे। एक बात, मान लीजिए आपका लिगेंड के नाम में पहले से ही बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जुड़े हों। जैसे मान लीजिए ये आपका EN है तो EN का नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन, इसका नाम क्या है? ETHLENE डाइएमीन। जैसे मान लीजिए आपका कोई केंद्रीय धातु है, उससे EN जुड़ा है, ये आपका 3 जुड़ा है, तो 3 जुड़ा है तो इसको हम ट्राई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखेंगे। जिस लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई और ट्राई शब्द जुड़े हों तो उसके लिए पूर्व लग्न या प्रीफिक्स के रूप में अगर संख्या 2 है तो उसके लिए हम लिखते हैं बिस, और संख्या 3 है तो उसके लिए लिखते हैं हम ट्रिस, और 4 है तो इसके लिए लिखते हैं हम टेट्राकिस। तो जैसे यहाँ पे संख्या मान लीजिए 3 है तो हम इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, लेकिन 3 है तो पहले हम लिखेंगे ट्रिस और उसके बाद एथिलीन डाइएमीन कर देंगे। यहाँ 2 होती तो लिखते बिस एथिलीन डाइएमीन लिखते। अब आपको हम बताते हैं केंद्रीय धातु का नाम। हाँ, एक चीज और समझिए, यदि किसी उपसा संयोजी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, मान लीजिए कोई आपका उपसा संयोजी यौगिक है, ठीक, इसके अंदर आपके जो है केंद्रीय धातु है, और केंद्रीय धातु से जो आपके लिगेंड जुड़े हैं, लिगेंड मान लीजिए आपका A है, लिगेंड आपका B है, लिगेंड आपका C है, लिगेंड आपका C है। कहने का मतलब वहां पे लिगेंड आपके धनात्मक भी हैं, लिगेंड आपके जो है धनात्मक भी है, लिगेंड आपका उदासीन भी है, और लिगेंड आपका ऋणात्मक है। यदि किसी उपसा संयोजी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, उदासीन हो, तो वहां हम क्या करेंगे? किसका नाम पहले लिखेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक बात ध्यान देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अंग्रेजी वर्णमाला का। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आता है। जिसका नाम पहले आएगा पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। जैसे हम आपको एक आज एग्जाम्पल से जो है समझाते हैं। हमने आपको ये बताया है कि यदि किसी उपसा संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हों, तो एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे तो हमको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आपको समझने का प्रयास करना है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Cl एक प्रकार का लिगेंड है, दूसरा आपका NH3 है, दो प्रकार के लिगेंड है। तो हमको ये देखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आएगा। चूंकि Cl है तो इसको लिखा जाएगा क्लोराइडो, और ये एमीन है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका जो है पेंटा एमीन, चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है सी से, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइडो हो जाएगा। तो पेंटाइमीन क्लोराइडो, और इसका हम नाम लिखेंगे, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक उपसहसंयोजी यौगिक और है, जिसमें NH3, जिसमें Br, जिसमें आपका Cl, जिसमें आपका CH3NH2, यानी 4 प्रकार के लिगेंड हैं। तो अब हमको यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। लेकिन लिगेंड में कौन से लिगेंड को पहले लिखना है, जब ये स्थिति आ जाए तो वहां पे हमको ये देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आएगा। ये है हमारा एमीन, AMMINE, ये है हमारा जो है BROMIDO ब्रोमाइडो, ये है हमारा क्लोराइडो, और ये है हमारा जो है मेथिल एमीन। क्या है, मेथिल एमीन। तो हम ये देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नाम एमीन का आएगा, फिर किसका आएगा, ब्रोमाइडो का आएगा, फिर किसका आएगा, क्लोराइडो का आएगा, फिर किसका आएगा, मेथिलेमीन का आएगा। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एमीन, यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइडो, यहाँ लिखेंगे क्लोराइडो, और लास्ट में लिखेंगे जो है मेथिलेमीन। उसके बाद लिखेंगे हम प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको रोमन अंक में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं, जो आपको खास बात ये ध्यान देना है, जो भी हमने नहीं बताया, अब हमको ध्यान देना है कि केंद्रीय धातु का नाम कैसे लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नामकरण कैसे करेंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं। क्या होगा बेटा कि जब आपका उपसात संयोजी यानी कि संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर यहाँ पे कोई आवेश नहीं होगा, यहाँ पे कोई आवेश नहीं होगा, तो ये आपका संकुल उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन आपका कोई उपसात संयोजी यौगिक है यानी उस संकुल पर यहाँ पे जो है आपका प्लस चार्ज है। क्या है, प्लस चार्ज। दो चीज समझिए, एक उदासीन कोई चार्ज नहीं, दूसरा आपका प्लस चार्ज। तो इस स्थिति में केंद्रीय धातु का नाम जो होगा साधारण होगा। क्या होगा, साधारण होगा। कहने का मतलब अगर कॉपर है सेंट्रल मेटल एटम के रूप में तो कॉपर लिखा जाएगा, अगर आपका निकिल है तो निकिल लिखा जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखा जाएगा, Ag है तो सिल्वर लिखा जाएगा, Au है तो गोल्ड लिखा जाएगा, Pt है तो प्लेटिनियम लिखा जाएगा, Mo है तो मोलिब्डेनम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखा जाएगा। कहने का मतलब यदि संकुल पर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर यानी कि उपसात संयोजी यहाँ पे क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है या धनात्मक आवेश है, तो उस स्थिति में हम इसका साधारण नेम लिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देना है, यदि कोई उपसात संयोजी क्षेत्र पर माइनस चार्ज है, कैसा चार्ज है, माइनस, निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तब इस स्थिति में केंद्रीय धातु का नाम आपका साधारण नहीं होगा। तो होगा क्या, इनके नाम के अंत में हम लोग ATE जोड़ेंगे। अगर जैसे कॉपर है, Ag है, तो ये आप जो है इसको आप समझ लीजिए या याद कर लीजिए। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि हमारा संकुल पर कैसा आवेश है। अगर निगेटिव चार्ज है तो Cu Ag, Au Pt Ni Co Zn, तो इनका सबका नाम जो कॉपर होगा तो इसको हम लिखेंगे क्यूपरेट, CuPrate, क्यूपरेट हो जाएगा। अगर Ag है तो इसको लिखेंगे AgRentate, अर्जेंटेट हो जाएगा। अगर Au है तो इसको लिखेंगे AuRate, ऑरेट हो जाएगा। Pt है प्लेटिनेट हो जाएगा, इसका नाम प्लेटिनेट हो जाएगा। अगर निकिल है तो इसका नाम निकिल नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम निकलेट लिखा जाएगा, इसका नाम निकलेट हो जाएगा। कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट का नाम कोबाल्टेट हो जाएगा, और जिंक का नाम जो है जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। इसी प्रकार आपके तमाम सारे हैं, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, मॉलिब्डेनम का मॉलिब्डेट हो जाएगा, प्लेटिनियम का प्लेटिनेट हो जाएगा, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट हो जाएगा। कब, जब आपके संकुल पर माइनस आवेश होगा तब। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं
जितनी सारी बातें हो गई हैं एक बार हम आपको पुनः बता दें। सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे जब भी यौगिक का नामकरण करना होगा, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन ऋणायन कैसे समझेंगे वो हमने आपको बता दिया है। तो धनायन का नाम जब लिख लेंगे तो आ जाएंगे हम उपसासंयोजी क्षेत्र में, और उपसासंयोजी क्षेत्र में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखेंगे। हमने ये बोला है कि अगर ऋणात्मक लिगेंड होगा IDE आ रहा है तो E को हटा के O जोड़ेंगे, ऋणात्मक लिगेंड के लास्ट में ATE या IT आ रहा है तो E को हटा के O जोड़ेंगे, और उदासीन लिगेंड अपने सामान्य नाम से लिखे जाएंगे, लेकिन कुछ उदासीन लिगेंड है अपने विशेष नाम से लिखे जाते हैं। जैसे जल है तो एक्वा हो जाएगा, NH3 है तो एमीन हो जाएगा, CO है तो आपका कार्बोनिन हो जाएगा, CS है तो थायोकार्बोनिन हो जाएगा, SO2 है तो आपका, इस तरीके से ये आपको समझना है। उसके बाद मैंने ये बोला है कि जो आपके धनात्मक लिगेंड होंगे उनके नाम के अंत में IUM जोड़ेंगे, और जब हम केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे और आपके संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है या संकुल पर धनात्मक आवेश है, उस स्थिति में हम जो है केंद्रीय धातु का साधारण नाम लिखेंगे। लेकिन अगर संकुल पर कहीं माइनस चार्ज आ गया है तो उस स्थिति में केंद्रीय धातु का जो नाम होगा वो सामान्य नाम नहीं होगा। हमने आपको बताया उनका नाम कॉपर से क्यूपरेट, सिल्वर से जो है निकल जाएगा अर्जेंटेट, AU से ऑरेट, प्लेटिनियम से प्लेटिनेट, निकल से निकलेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट और जिंक से जिंकेट। आगे अब हम समझते हैं। कुछ आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देके और समझाता हूँ। देखो बेटा, कुछ आपके सामने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, तो इनका उन रूल्स जिसको आपने अभी पढ़ा, उन रूल्स की सहायता से कैसे हम इसका नामनक्लेचर करेंगे। ठीक, तो जब भी आपको नामनक्लेचर करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो जैसे यहाँ पे आपका आयरन है तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो इसके लिए हम निकालेंगे, ये आपका प्लस का चार्ज हो जाएगा, इसके लिए मानते हैं तो X हो जाएगा, और जो Cn है -6 हो जाएगा। -6 से अगर आप +4 घटाते हैं तो -2, और उसको अगर आप पक्षांतर करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। अब इसका हमको जो है नामनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन यहाँ पे आपका पोटेशियम है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितनी संख्या है 6, तो ये पहले लिखा जाएगा हेक्सा। साइनाइड है, क्या हो जाएगा साइनाइडो। और उसके बाद मैंने आपको ये बोला था अगर ये आपका धनायन हो जाएगा कितना पोर्शन का हो जाएगा ऋण आयन में। ऋण आयन का मतलब हुआ कि आपके आयरन जो होगा ये आयरन नहीं होगा, बल्कि इसका नाम क्या हो जाएगा FeRrAte, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं 2, इसका नाम हो गया। अब इसका जैसे हमको नामकरण करना है तो सबसे पहले इसमें धनायन है, ये सिल्वर लिखा जाएगा, ये क्लियर हो गया। कितनी इसकी संख्या है 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई। और NO3 है तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ATE, तो इसका E को हटा के O जोड़ेंगे तो हो जाएगा डाई नाइट्रेटो, डाई नाइट्रेटो, और ये हो जाएगा सिल्वर। और ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका हो जाएगा जो है -2, उधर ले जाएंगे तो +2, और एक प्लस पहले से चार्ज है, साथ में यहाँ पे लिखेंगे 3। हाँ एक बात और, इस पे चार्ज कैसा है प्लस या माइनस, तो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे आयन जब भी चार्ज होगा। इसका आपको IUPAC नामकरण करना है, इसका IUPAC नामकरण जब करेंगे इसका हो जाएगा जो है पेंटाएमीन। पहले इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए जो है पहले आता है C से, पेंटाएमीन क्लोराइडो, पेंटाएमीन क्लोराइडो। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज है, और ना होता तब भी कोबाल्ट, लेकिन माइनस होता तो कोबाल्टेट। उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +2 ये है, Cl का -1 होता है, आप उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 3, तो इसका हम लिखेंगे 3। साथ में यहाँ पे चार्ज रहेगा तो आयन जरूर लगाएंगे, चाहे तो वो आपका माइनस चार्ज हो, चाहे तो आपका प्लस चार्ज हो। अब इसको हम समझेंगे, तो इसको समझेंगे तो यहाँ कुछ दिया नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे F को लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। और ये है आपका B, क्योंकि माइनस चार्ज है, ये हो जाएगा बोरेट, बोरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका -4, उधर करेंगे तो हो जाएगा +4, प्लस के 4 से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, क्योंकि माइनस चार्ज है तो साथ में जोड़ेंगे आयन। ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिनको आपने अगर समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो आपको कटेगा वीडियो कटेगा।
चलो कट गया नहीं वीडियो मतलब बंद होएगा ना वो नहीं बना क्या पूरा पूरा बन गया है